मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चीन की एक ऐसी चाल के बारे में जिसने भारत को डुबाने के लिए, भारत की एक कॉपर कंपनी को डुबाने के लिए कितनी बड़ी चाल चली। फेक एनजीओज के द्वारा तमिलनाडु में प्रोटेस्ट करवाकर भारत की एक बड़ी कंपनी कॉपर फैक्ट्री, कॉपर प्लांट जिसका नाम स्टेरलाइट था, उसे बंद करवा दिया। और बंद करवाने के बाद में ये कॉपर की जो इंपोर्ट है वो सारा का सारा इंपोर्ट पाकिस्तान की सपोर्ट से शुरू करवा दिया। पाकिस्तान की सपोर्ट से शुरू कराने के बाद भारत, जो कि 2018 से पहले एक कॉपर का सबसे बड़ा निर्यात हुआ करता था, उसे आज के दिन 2018 के बाद से, इस प्लांट के बंद होने के बाद से भारी मात्रा में, लगभग देश में इस्तेमाल होने वाला 48% कॉपर विदेशों से इंपोर्ट कराना पड़ रहा है। इंपोर्ट कराने के साथ साथ जब ये कंपनीज बंद हुई तो कंपनी बंद होने के बाद भारी मात्रा में नौकरियों का नुकसान हुआ, वो अलग। तो आज हम उसी चीन की चाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस वजह से एनजीओ की मदद से ये सारा का सारा काम हुआ। दोस्तों, यही एक कारण है कि प्रेजेंट जो मौजूदा सरकार है, इन एनजीओज को, जो फर्जी एनजीओज चल रही हैं, उनमें से भारी मात्रा में वो एनजीओज को बंद किया गया जिनकी फंडिंग पाकिस्तान या फिर चीन से होती थी। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है। तो ये क्या थी गहरी चाल, इसको समझना है। उससे पहले समझना है आज का न्यूज। जो वेदांता है, वेदांता बेसिकली सीईओ है किसके, स्टेरलाइट कंपनी के, कॉपर के। ये वैसे अनिल अग्रवाल जी हैं, वेदांता कंपनी के जो बेसिकली मेन सीईओ हैं। इन्होंने एक जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं उनको लेटर लिख करके, और तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेटर लिख करके स्टेरलाइट कॉपर प्लांट को दोबारा से स्टार्ट करने का, एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, और दूसरा भारत में भारी मात्रा में वैकेंसीज को जनरेट करने का रास्ता दिखाया है। तो ये वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, YouTube चैनल IAS को विद हरि मोहन को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप स्टेट PCS UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेस्ट चैनल जहां पर आपको अच्छे से जानकारी पूरी तरीके से प्रदान की जाती है। पेनड्राइव सिलेबस के लिए आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जूम ऐप पर 6 दिन की डेमो क्लास चल रही है। ID पासवर्ड के लिए आप गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में 2018 से पहले तक कितने ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर कॉपर की माइंस है। तो कॉपर की माइंस देखने के लिए ये यहां पर जहां जहां पर डॉट्स डले हुए हैं, ये सारे के सारे कॉपर की माइंस है। कॉपर जो है ज्यादातर भारी मात्रा में, ये एक तो राजस्थान के इस वाले बेल्ट के अंदर निकलता है। राजस्थान के बाद बैतूल नाम का एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद में ये वाला सेक्शन जो देख रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल के पास का सेक्शन है, जो ये सारा का सारा यहां पर भारी मात्रा में कॉपर निकलता है। अब भारत जो था एक टाइम पीरियड के अंदर 712 मिलियन टन, लगभग बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश के अंदर कॉपर की माइन से कॉपर निकालता था और अपनी जरूरतों को पूरा करता था। इन कॉपर की आवश्यकता से जो भारत देश के अंदर जो अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो बनाई जाती थी। भारत बेसिकली जो है झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, इन सभी के अंदर इस कॉपर का बेसिकली माइंस बनाकर निकालता था। और माइंस निकालने के बाद इन्हें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे सेक्शंस के अंदर माइंस बना के निकालता था और अलग अलग जगहों पर इनकी फैक्ट्रीज बनाकर यूज करने वाले लायक, एक तरीके से रॉ कॉपर को यूज करने लायक बनाया जाता था। इतना भारी मात्रा में भारत में कॉपर का प्रोडक्शन होता था कि हम उस समय के अंदर 2018 से पहले इस कॉपर को विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया करते थे। अब क्योंकि हालात खराब हो चुके हैं तो इस समय हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करते हैं भारत में लगभग 40% कॉपर को। जो इंपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है USA, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान, मैक्सिको और भी कुछ ऐसे हैं जिन पे हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2018 के अंदर हम 18 से पहले तक एक्सपोर्ट करते थे इतनी भारी मात्रा में, और 18 से 20 तक ऐसा क्या हुआ कि हमें इंपोर्ट करने की नौबत आ गई। तो इंपोर्ट करने की जो नौबत आई वो आप समझिए 2 मिनट के गैप के बाद। सबसे पहली चीज ये यहाँ पे 2017 का आंकड़ा है, ये यहाँ पर कंजम्पशन का एक वॉल्यूम दिखाया गया है कि कंजम्पशन जो है 2017 से आगामी वर्ष 2022 तक हमारे देश के अंदर जो परसेंटेज है ये इतना परसेंटेज बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात
आबादी की ज़रूरतें बढ़ेंगी तो ये बेसिकली मिलियन मैट्रिक टन्स के आधार पर कॉपर की प्रोडक्शन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। कॉपर कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में और चाइना में दोनों के अंदर लगभग भारी मात्रा में कॉपर का कंजम्पशन होता है। कॉपर जो है कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और कंज्यूमर गुड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कॉपर का ये वाला सेक्शन यानी 49% सेक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है, 20% इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इक्विपमेंट्स के अंदर 9%, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इक्विपमेंट्स के बाद कंस्ट्रक्शन का सेक्शन आता है जिसमें 11% यूज होता है। इसके बाद जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें भी इनकी काफी ज्यादा खपत है। चाइना की यही खपत जो है ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनती है, 42% इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंजम्पशन बनती है। बाकी सभी सेक्शन अलग अलग मात्रा में डिवाइड हो जाते हैं जिसमें से कंस्ट्रक्शन का सेक्शन जो है ये 26% लेकर आता है। अब अगर बात करें आंकड़ों की तो इंडिया के बारे में जो वेदांता स्टेरलाइट कॉपर कंपनी है इसके बारे में कुछ जानते हैं। 18 साल में पहली बार हुआ पिछले 18 साल में कि इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा कॉपर विदेशों से। इंडिया में जो कॉपर विदेशों से इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा मेन रीजन था, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने एक फेक फर्जी एनजीओ जो कि एक तरीके से नकली लोग, घटिया लोगों की वजह से जिन्होंने झूठ फैलाया और सरकार के सामने झूठ रिप्रेजेंट किया और इस कंपनी को बंद करवा दिया। 18 सालों में पहली बार इसको मंगाना पड़ा, विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ा, जहां पर हम किसी टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट करते थे। अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल हम कॉपर मोटर्स, वायरिंग, रेडिएटर्स, कनेक्टर्स, ब्रेक्स, बियरिंग्स, इन सभी चीजों को बनाने के लिए करते हैं। ये जो स्टेरलाइट कॉपर कंपनी है हर साल लगभग 4 लाख टन हर साल कैपेसिटी थी इसकी प्रोड्यूस करने की और भारत की लगभग 40% जो प्रोडक्शन थी इसको पूरा करता था हमारे देश के अंदर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये काम बनता गया। जब 2018 में इसे बंद किया गया 9.6% का जो कॉपर था हमारे देश की खपत का ये बाहर से आना शुरू हो गया। सोचिए बाहर से आने के बाद हमें टैक्स देना कितना पड़ता है, कितनी भारी मात्रा में इसकी परचेजिंग होती है और जाहिर सी बात है हमें कितना बड़ा पैसा देना पड़ता है। हमारे को 3 नुकसान है इस कॉपर के बैन होने से। सबसे पहला नुकसान क्या कि कॉपर से जो एक्सपोर्ट का मुनाफा होता था वो बंद हो गया। कॉपर के अंदर जॉब्स जो गई कंपनी बंद होने की वजह से, ये भी एक बड़ा नुकसान है। तीसरा जो है हमें अब इंपोर्ट करना पड़ रहा है जो कि भारी पैसा देना पड़ रहा है। चौथा इसका नुकसान ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस समय बड़ा एक इस तरीके की फील्ड के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब बड़ी चीज समझिए, पाकिस्तान ये कॉपर देता है चाइना को और हम चाइना से ही कॉपर फिर इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से हम चाइनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन की यहां पे बात करते हैं तो रिफाइंड कॉपर जो है वो बड़ा है, CAGR मतलब उसके अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9.6%। पर अब किसी टाइम पीरियड में हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन गिरी 46.1% की और 46% की प्रोडक्शन तो गिरी लेकिन डिमांड इधर से बढ़ गई। प्रोडक्शन अपने देश में होने वाला सामान और डिमांड यानी इस्तेमाल होने वाला काम, ये दोनों बढ़े और दिक्कतें बढ़ी कब? 28 तारीख के बाद से। अब जाहिर सी बात है ये सारा का सारा जो खेल हुआ ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट के द्वारा हुआ, जिस प्रोटेस्ट के अंदर कहा गया कि तमिलनाडु के सेक्शन के अंदर पॉल्यूशन फैलता है इस फैक्ट्री के द्वारा। पुलिस फायरिंग के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन जो इन्होंने प्रोटेस्ट था इतना ज्यादा कर दिया था प्रोटेस्ट कि 13 लोगों की डेथ हो गई। इस चीज को देखते हुए सरकार ने तुरंत इसको बैन करने का डिसीजन लिया, इस फैक्ट्री को बंद करा दिया गया पूरी हियरिंग हुए बिना। अब आ जाती है बात कि सरकार ने जब इधर इसको बंद करा दिया तो इसकी जो कैपेसिटी का जो कॉपर देश में बनाया जाता था वो तो बंद हो गया। अब कॉपर बनना बंद हो गया, इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पड़े। इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट तो ये पड़ा कि डोमिनो थ्योरी यहां पे फाइनली होती है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया और हमारे देश का प्रोडक्शन बंद हो गया। बाद में पता चला कि ये जो बेसिकली प्रोटेस्ट करवाया था, जिस बेसिकली इस ग्रुप के द्वारा, एनजीओ के द्वारा कराया गया था, इसकी फंडिंग चाइना से हुई थी जो कि कोर्ट में बाद में प्रूव हो गया था। लेकिन उसके बावजूद ये प्लांट चालू नहीं हुआ। अब जो है मार्जिनल रिकवरी की टर्म्स में हम रिफाइंड कॉपर जो है अपने देश में इतना नहीं उगा पाते हैं तो जाहिर सी बात हमें बाहर से डिमांड करनी पड़ती है। अब जो इंडिया में कॉपर के कैथोड्स हैं वो बढ़ चुके हैं 82% के आसपास, 83% के आसपास एक्सपोर्ट की जो लेवल था वो गिर गया और हमें बार बार अब 86% की डिमांड अपने ही देश में करनी पड़ती है जो कि जापान से और चाइना से पूरी की जाती है। बता देना चाहूंगा कि इंपोर्ट में जापान 71%, कांगो 6%,
सिंगापुर 5%, चिले 4%, तंजानिया 4%, यूएई 4%, साउथ अफ्रीका और चाइना के बाद में एक्सपोर्ट जो होता है वो ये एक बहुत बड़े डिफरेंस के साथ किया जाता है। तो मतलब कहने का कि हमें इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा और इंपोर्ट के बाद आगे हमें नुकसान हुआ। अब वही चीज यहां पर इस आंकड़े को देखकर आपकी आंखें खुलेंगी दोस्तों। आफ्टर स्टेरलाइट क्लोजर, यानी कि स्टेरलाइट कंपनी के बंद होने के बाद में पाकिस्तान का जो कॉपर एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट यानी विदेशों में भेजा जाने वाला पैसा या विदेशों में भेजा जाने वाला कॉपर, वो 400% तक बढ़ गया। एंटी नेशनल जो हमारे देश के थे, ऑफिशियली जीत जाते हैं वो फंडिंग, यानी कि वो करप्ट लोग हमारे देश के जीत गए जिन्होंने इस कंपनी को बंद कराया। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की बात करता है और ऐसे बहुत सारे एक तरीके से भ्रष्टाचारी हमारे देश के अंदर रहते हैं जो हमारे ही देश को अंदर से घुन की तरह खा रहे हैं। अब इस चीज को इधर समझना है, जो क्लोजर हुआ इससे क्या हुआ, इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो बंद हो गया। इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो गया, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के लिए रास्ता मिल गया प्रोडक्ट्स को, और चाइनीज कंपनीज को पाकिस्तान प्रोडक्ट्स भेजने लगा। अब जो एंटी स्टेरलाइट प्रोटेस्ट था उसे फंड किया जाता था चाइनीज कंपनीज के द्वारा, ये क्लियर बोला गया, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर प्रूव किया गया, जिससे बेनिफिट मिला पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज को, और भारत को हर साल जो नुकसान होने लग गया। अब वो इंपोर्ट बिल पर कॉपर जो था वो 2 बिलियन की डिमांड हम बाहर से करने लगे, और ये डिमांड धीरे धीरे अब बढ़ रही है। चाइना की मदद से पाकिस्तान को 400% का मुनाफा हुआ और भारत को नुकसान हुआ। आगामी वर्ष के आधार पर चाइना की जो डिमांड है पाकिस्तान से पूरी होती है वो 550 मिलियन डॉलर्स की पूरी होती है, जिससे चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है और भारत को नुकसान होने लगा। अब ये एक वर्ड बोला जा रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान का पोटेंशियल एक्सपोर्ट में 10 बिलियन कॉपर का एनुअली आ जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो जाएगी। इस परिस्थिति को देखते हुए भारत ने 3 पॉइंट शुरू किए हैं। पहला पॉइंट शुरू किया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का कैंपेन शुरू किया। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमारे देश की जो ऑलरेडी कंपनीज हैं उनको उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बात करते हैं इस वेदांता कंपनी की, स्टेरलाइट कंपनी की, तो इस कंपनी के अंदर काम करने वाले अगर हम बात करें एम्प्लॉयज की तो लगभग 5 से 6 हजार लोग इस कंपनी के अंदर काम करते थे। 5 से 6 हजार लोग इस कंपनी में काम करने के बाद जहां से रॉ मटेरियल आता था वो इनसे कनेक्टेड थे, रॉ मटेरियल के बाद ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टेड था, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई थी। तो एक तरीके से देश का बहुत बड़ा बिजनेस यहां पे बंद होता है। तो जो इसके सीईओ हैं इस कंपनी के, स्टेरलाइट कंपनी के, अनिल अग्रवाल, इन्होंने पीएम को एक हेल्प के लिए मदद मांगी कि भाई इसे रीओपन किया जाए, जो ट्यूटिकोरिन के अंदर चलने वाला प्लांट था इसे चलाया जाए ताकि भारत को अच्छे मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनाया जा सके और विदेशों में हमारा खर्च होने वाले पैसे को रोका जा सके और उसे और जगहों पर इस्तेमाल किया जा सके। इस बीच में इन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बोला कि अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो 2 साल पहले जो काम हुआ उससे हमारा काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इसे अगर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या कि जो हम इंपोर्टर बन चुके हैं बड़े सामान के, फिर दोबारा से हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे कुछ ही समय के अंदर अंदर। कंपनी रेडी है, मशीनें तैयार हैं, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। इसके बाद बहुत सारी जो जॉब्स कोविड-19 के दौरान खत्म हो चुकी हैं उन जॉब्स को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है और उन जॉब्स के आधार पे भारत की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था जो इस समय लगभग -3% के रिकॉर्ड पर आ चुकी है भारत की अर्थव्यवस्था, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है। अब अगर बात की जाए तो प्रीवियस मशीनरी और जो मटीरियल है इस समय मजबूर है रस्ट होने पर। अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू के लॉस की बात करती है तो उससे भी भारत को सफर करना पड़ता है। अगर परमिशन हो जाती है मशीनें दोबारा से चलेंगी, लॉसेस कवर होंगे, सरकार को टैक्स भारी मात्रा में मिलेगा और हमारा 1.2 मिलियन का जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है जो खोता जा रहा था उसे हम रिवाइव कर सकते हैं, जो लगभग 40,000 करोड़ का लॉस है हमारे देश को। सोचिए 40,000 करोड़ का लॉस अगर बचाया जा सकता है
तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम हो सकता है और सरकार इस पर दोबारा काम कर सकती है। इस परिस्थिति में चाइना जो है इंक्रीज कर चुका है 550 मिलियन, 400% पाकिस्तान का, ये हम आपको बता चुके हैं। तो इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। अब सेटअप लगाने की आवश्यकता नहीं, एक तरफ हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही रनिंग कंपनीज को बंद करने की सोच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देश में मेक इन इंडिया 2.0 कैसे कामयाब होगा, भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, जब तक भारत के राज्य सरकार और स्टेट जो बेसिकली सेंटर यानी केंद्र सरकार है इनसे पीछे हटेंगी। तो वो कहता है कि एक रिक्वेस्ट अपील है कि अगर हमें ऑपरेट करने का मौका दे दिया जाता है तो हम इसे सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए और सबका ही विश्वास चाहिए। उन्होंने एक लाइन बोली कि ताकि डेवलपिंग कंट्री फाउंडेशन में हम सहायता कर सके। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो एकदम स्पिरिट है काम करने की, लीडरशिप है, उसकी तारीफ करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर भारत को इन्होंने सुपर पावर की तरह लाने का प्रयास किया। जो कि 2014 का मेक इन इंडिया प्रोग्राम था वो अच्छे से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन 2.0 जो अब इन्होंने लेटेस्ट हाल ही में चालू किया है, अगर उसे कामयाब करना है तो भारत सरकार को इनकी अपील को सुनना जरूरी है। तो इन्होंने एक बात बोली कि वोकल फॉर लोकल, मौका मिलना चाहिए लोकल को पहले, बाद में दूसरे को। उसके लिए सरकार को इनके साथ में इनकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इनके साथ में चलना पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सर्विस मिलेगी और टुगेदर बिल्डिंग ऑफ नेशन बनेगा, ड्रीम पूरा होगा। इसके अंदर भारत पर ऑलरेडी विदेशी कंपनियों का बहुत जबरदस्त तरीके से भरोसा था, जिस वजह से बेस्ट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरमेंट और हाईली एफिशिएंट कंटेंट इनको प्रोवाइड किया जाता था। अभी भी वो चीजें हो सकती हैं, बस सरकार की परमिशन और सपोर्ट की आवश्यकता है। इसी पॉइंट पर उन्होंने यहां तक एक सबसे बड़ा रास्ता दिखाया और पाकिस्तान को चाइना के द्वारा उठाए जाने के लिए किस प्रकार से चलते हुए कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कराने का प्रयास किया और कर भी दिया। ये सिर्फ हमारे देश में कुछ करप्ट गद्दारों की वजह से किया जाने वाला काम था। अगर ये नहीं होता तो देश के अंदर विकास का दर अभी नेगेटिव की जगह हो सकता था कुछ रिलीफ देने वाला होता। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे इससे संबंधित जो भी न्यूज आएगी वो हम आपके साथ इसी प्रकार डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।